हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। पहले लेक्चर में हमने जान लिया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या हैं, और अपवर्तन का जो दूसरा नियम है जिसे हम कहते हैं स्नेल का नियम, जो वैज्ञानिक स्नेल ने दिया था, उसको हमने जान लिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है और उस नियत को ही हम कहते हैं अपवर्तनांक। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपवर्तनांक क्या है, वह कितने प्रकार का है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो पहले मैं अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा कुछ आपको बता दूं। अपवर्तनांक जो है वो एक तरह की भिन्नात्मक राशि है, मतलब एक भिन्न के रूप में है। ये एक अनुपात है निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है उसका रेशियो, यानी अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकाल लेते हैं चाल का अनुपात। यानी जो अपवर्तनांक है वो चालों का अनुपात या तरंग दैर्ध्यों का अनुपात है। अलग अलग माध्यमों में चाल कितनी है, तरंग दैर्ध्य कितनी है, उसका अनुपात ही कहलाता है अपवर्तनांक। तो देखें यहाँ पर हेडिंग लगा दिया मैंने अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आपका दो प्रकार का होता है। पहला है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। गौर करें, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से या म्यू से। अपवर्तनांक को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से या फिर म्यू से। म्यू इक्वल टू c अपॉन v। देखना है यहाँ पर c क्या है? c है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। c यहाँ पर क्या है? c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात यानी जहाँ कोई भी माध्यम नहीं है या वायु में प्रकाश की चाल इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जो v है, v है माध्यम में प्रकाश की चाल। किस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है? जल में जा रही है तो जल में प्रकाश की चाल, कांच में जा रही है तो कांच में प्रकाश की चाल, किसी भी माध्यम में जा रही है वो माध्यम में प्रकाश की चाल है v। यानी v यहाँ पर क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, वेलोसिटी इन अ मीडियम। तो इससे हम देखो डेफिनेशन बनाए, c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी के अनुपात को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल c, माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, केवल आप फॉर्मूला याद कर लें, डेफिनेशन आपको हूबहू याद हो जाएगी। इसको हम n से नोट करते हैं या फिर म्यू से, दोनों ही सिंबल चलते हैं, n या म्यू। तो c अपॉन v निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब देखो ये भी चाल है, ये भी चाल है, ये भी मीटर प्रति सेकंड में होगी, ये भी मीटर प्रति सेकंड में होगी, या फिर हो सकता है ये किलोमीटर प्रति घंटे में हो, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में हो। तो यानी जो मात्रक यहाँ आएगा वही मात्रक यहाँ आएगा। तो चाल से चाल का मात्रक सेम होने की वजह से वो कट जाएगा। जब मात्रक कट जाएगा तो हम कह सकते हैं जो अपवर्तनांक है, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, वो हमारी मात्रकहीन राशि है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं है, ये मात्रकहीन है। मात्रक की कमी है इस पर, हीन मतलब होता है कमी। मात्रकहीन है, जब मात्रक नहीं है तो इसकी कोई बेमा भी नहीं है, यानी ये मात्रकहीन और एक बेमाहीन राशि है। ना ही इसका कोई मात्रक होता है और ना ही इसकी कोई बेमा होती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के अपवर्तनांक की, जिसका नाम है सापेक्ष अपवर्तनांक। देखें यहाँ पर ये क्या होता है? सापेक्ष का मतलब होता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का। देखें यहाँ पर अपवर्तनांक को हम दर्शाते हैं n से। अभी हमने जाना अपवर्तनांक का सिंबल क्या है? n या म्यू। अब देखना यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया 1 2। इसको क्या पढ़ेंगे? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 and 2। लिखने का तरीका है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर होता है, देखें यहाँ पर v1 और अपॉन v2। ये सापेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र है।
गौर करें यहाँ पर 1 and 2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब ये तो आप जान गए हैं कि 1 and 2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी इसके सापेक्ष इसका, इसके सापेक्ष इसका। V1 अपॉन V2, V1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, V2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये चालों का अनुपात है। यानी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है उन माध्यमों में चालों के अनुपात के बराबर होता है। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, फॉर्मूले से डेफिनेशन देखें यहाँ पर। यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के। बट्टे का मतलब क्या है, अनुपात। तो इस तरह आपने इसको भी समझ लिया और इसको भी समझ लिया। इसमें सापेक्ष देखते हैं, इस माध्यम में इतनी है तो उसमें कितनी होगी, जल के सापेक्ष वायु में कितनी है, वायु के सापेक्ष कांच में कितनी है, तो वो है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। और ये है मेरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। चाल बट्टे चाल, तो ये भी मात्रकहीन विमाहीन, और यहाँ भी चाल एक माध्यम में दूसरे माध्यम में चाल, तो ये भी मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अपवर्तनांक क्या है, और अपवर्तनांक के जो दोनों प्रकार हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, उसको मैंने आपको बखूबी समझा दिया है। तो अब हम जानते हैं जो अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो देखिए हम अलग अलग माध्यम लेंगे और देखेंगे जो अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है, उसके लिए क्या सूत्र है। देखें यहाँ पर, तो हमने माना इधर एक माध्यम है जल और दूसरा माध्यम मान लिया मैंने वायु, यानी ऊपर अलग माध्यम है और नीचे माध्यम अलग है। जब माध्यम अलग है तो प्रकाश की तरंगों की जो चाल है वो अलग अलग होगी। ये माध्यम सघन है तो चाल कुछ अलग होगी, ये माध्यम विरल है तो चाल कुछ अलग होगी। तो हमने मान लिया जो ये पहला माध्यम है उसमें चाल है V1 और जो दूसरा माध्यम है उसमें चाल है V2। अब प्रकाश कण इसमें आ रही है, सघन से किस में आ रही है, विरल में। अपवर्तन हमने आपको पढ़ा दिया है, जब सघन से विरल में आएगी तो हमें माध्यम चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक अविलंब की आवश्यकता होगी। अब सघन से विरल में आती है तो अपवर्तन कहता है कि सघन से जब विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाएगी, तो ये अविलंब है तो वो प्रकाश कण अविलंब से दूर इस तरह से चली जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ चाल V1 है और यहाँ चाल V2 है। माध्यम चेंज होने पर उसकी दिशा भी बदल जाएगी और चाल भी बदल जाएगी। तो हमने माना पहले माध्यम में चाल है V1 और जो दूसरा माध्यम है उसमें चाल क्या है, V2। अब हम निकालेंगे इस माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या है, तो वो निकालेंगे हम सापेक्ष अपवर्तनांक की सहायता से। तो सापेक्ष अपवर्तनांक अभी मैंने बताया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, इसको हम क्या लिखते हैं 1 and 2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर होता है उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के। तो इसमें चाल क्या है V1, इसमें चाल क्या है V2, बराबर हो जाएगा इसके अनुपात के। तो इसको हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। इसको डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखें इसमें कोई प्रकाश कण है, जल से जा रही है वायु में, तो जल में प्रकाश की चाल है V1 और वायु में प्रकाश की चाल है V2। तो सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल सकते हैं हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन V2। ध्यान देने वाली बात यह है जब भी प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की जो आवृत्ति है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, वो आवृत्ति चेंज नहीं होती है, लेकिन जो तरंग दैर्ध्य है वो बदल जाएगी। अब इसमें तरंग दैर्ध्य कुछ अलग होगी, तो हमने तरंग दैर्ध्य पहले माध्यम में मानी λ1 और दूसरे माध्यम में मान ली λ2। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से दर्शाते हैं। तो पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य प्रकाश की मान ली λ1 और दूसरे में मान ली मैंने λ2। तो जब माध्यम चेंज होगा 1 से 2 या 2 से 1 तो आवृत्ति नहीं बदलती है लेकिन तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि माध्यम चेंज होने पर यानी माध्यम बदलने पर आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, नो चेंज, आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यानी जो आवृत्ति पहले माध्यम में थी, आवृत्ति को चाहो n मान लो या फिर न्यू मान लेते हैं प्रकाश की आवृत्ति, फिलहाल मैंने n मान लिया। जो आवृत्ति पहले माध्यम में n थी वही आवृत्ति दूसरे माध्यम में n ही रहेगी। तो अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा V बराबर n लैम्डा। सुने यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू होता है n लैम्डा। यहाँ V है चाल, n है आवृत्ति और लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। ये सूत्र है वेग आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के पदों में। तो देखो यहाँ पर V1 है, यहाँ V2 है, तो इस इक्वेशन को देखें, इसको हम लिख सकते हैं 1 and 2 इक्वल टू V इक्वल टू यहाँ लगा दो n लैम्डा। अब आवृत्ति नहीं बदलेगी, यहाँ भी आवृत्ति n है लेकिन तरंग दैर्ध्य कितनी है λ1, तो इसको हम लिख सकते हैं n
लैम्डा 1 अपॉन इसमें आवृत्ति क्या है n और तरंग दैर्घ्य कितनी है लैम्डा 2। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया ये वाला v इक्वल टू n लैम्डा। अब देखें यहाँ पर इस n से ये n हम काट सकते हैं तो 1n2 इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इस तरह से सापेक्ष अपवर्तनांक का एक नया फॉर्मूला आ गया तरंग दैर्घ्य के पदों में। इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है उन दोनों माध्यमों में तरंग दैर्घ्य के अनुपात के। बट्टे का मतलब क्या है, अनुपात। तो इस तरह से चालों के अनुपात के भी बराबर होता है और तरंग दैर्घ्यों के अनुपात के भी बराबर होता है। दोनों को हम एक साथ बोल सकते हैं, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है उन दोनों माध्यमों में चालों तथा तरंग दैर्घ्यों के अनुपात के। तो इस तरह से हमने जाना जिस तरह से चाल पे डिपेंड करता है सापेक्ष अपवर्तनांक, उसी तरह से तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार आपने देखा जो अपवर्तनांक है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसमें हमने जाना कि जो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है वो उनकी चालों तथा तरंग दैर्घ्य के अनुपात के बराबर होता है। इस पूरे वीडियो का PDF मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स ऑल।